नमस्कार साथियों, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने राजस्थान भूगोल के बारे में क्लासेस शुरू की थी, जिसमें हमने राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी क्लास में जो है राजस्थान के एक कदम आगे के टॉपिक पे हम चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कि राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है, उन भौतिक प्रदेशों में कौन कौन से प्रमुख है, कौन कौन से कब बने, क्रम के आधार पर कैसे कैसे बनाए गए, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। जो राजस्थान के वर्तमान में जो भौतिक प्रदेश है, किस आधार पर इनको बांटा गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण। पहले वीडियो में हमने पेंजिका के बारे में, पेंथालासा के बारे में पढ़ा है। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सागर, इन सब के बारे में आपको पिछले वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसा हुआ। मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है और ये अंगारा लैंड है, ये तैतीस सागर है और ये गोंडवाना है, ये है। अब इसको अगर हम ये पृथ्वी माने और ये अंगारा लैंड माने, ये तैतीस सागर है, इसको हम मान के चले ये दोनों ही जो है महाद्वीपीय भाग है, इसको पेंजिका बोलते हैं, पेंजिया। और ये महासागरीय भाग है, इसको पेंथालासा बोलते हैं, कहा जाता है। अल्फ्रेड वेगेनर ने इसको पेंजिया और पेंथालासा का नाम दिया था। अगर मान के चले ये है अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड, और ये बीच में है, ये है तैतीस सागर। अब हमेशा है जो स्थलीय भाग से जो नदियां हैं वो किसकी तरफ प्रवाहित होती है, समुद्री भाग की तरफ प्रवाहित होती है। तो अंगारा लैंड की जितनी भी जो नदियां हैं वो किस तरफ आई, तैतीस सागर की तरफ। गोंडवाना लैंड की जो नदियां हैं वो किस तरफ गई, तैतीस सागर की तरफ। तो नदियां जाकर के, और नदियों के साथ में आपको बताया कि नदी जो है केवल पानी ही नहीं जाता, उसके साथ में मिट्टी भी जाती है। नदी के साथ में मिट्टी जाएगी, मिट्टी के साथ में जो है वनस्पति है, वनस्पति भी जाएगी उसके साथ में, और इसके साथ में जो जैव संपदा है वो भी इनके साथ में जाती है। तो अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से जितनी भी जो नदियां हैं वो निकल करके और जाकर किस में गई, तैतीस सागर में। तैतीस सागर में जाने के बाद में अब यहाँ पर हम मानेंगे तो जितना भी ये इकट्ठी हुई, तो ये जो है भराव क्यों नहीं हो पाया। फिर जब दोनों तरफ की नदियाँ यहाँ पर आई तो भराव क्यों नहीं हो पाया। भराव नहीं होने का कारण है कि मान लो कि ये गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा है, यहाँ से नदियाँ इस तरफ गई, यहाँ से इस तरफ आई, और ये तैतीस सागर है, तैतीस सागर। इस सागर के अंदर जब ये यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये पूरा भराव क्यों नहीं हो पाया। पूरा भराव नहीं होने का कारण है कि जितने भी इसमें मिट्टी, वनस्पति और जैव संपदा गिरी तो इसका पेंदा है वो और नीचे बैठता चला गया। और जब जलीय भाग का जब ये क्षेत्र किसी भी जो ये संपदा है, जैव संपदा, मिट्टी या इन सभी से अगर वो पेंदा नहीं भर पा रहा और नीचे बैठ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग भूसनत्ती। भूसनत्ती बोला जाता है इसको। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तैतीस भूसंगति। इसको क्या बोला जाता है, तैतीस भूसंगति। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो 33 भूसंगति थी, अब हम देखेंगे कि कैसे इनका निर्माण हुआ। यहाँ से ये
सारा आया। जब इस क्षेत्र में बना, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। इस तरफ यहाँ पे टेथिस सागर है, ये गोंडवाना है और ये अंगारा। तो यहाँ पर आने की वजह से इन दोनों के बीच में जब गति होना शुरू हुई, यानी अंगारा लैंड टेथिस सागर की तरफ और गोंडवाना लैंड है, ये इन दोनों की तरफ गति करना शुरू किए। तो आप देखोगे ये जो शेप है वो कैसा शेप है, बर्गर के जैसा शेप है। तो बर्गर ने देखा आपको ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर के बीच में प्याज है या टमाटर है, ये सारी चीज़ें इनमें भरी रहती है। तो जब भी आप बाइट करने की कोशिश करते हो तो वो बाहर निकलते हैं, दूसरी तरफ आपने देखा दूसरी तरफ से वो बाहर निकलते हैं। वैसे ही जब ये दोनों प्लेटें आपस में गति करने लगी, आपस में मिलने लगी, तो ये बीच का भाग है, ये जो बीच का भाग है ये उभर करके बाहर आ गया यहाँ पर। और उभर करके बाहर आने से किसका निर्माण हुआ, पर्वतीय भाग का निर्माण हुआ। और पर्वतीय भाग का कौन सा, राजस्थान के अंदर जो पर्वतीय भाग हम देखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग है। तो इस आधार पर जो है पर्वतीय भाग और अन्य भागों का निर्माण हुआ। इस आधार पर हम देखेंगे कि फिर अन्य भागों का क्या होना शुरू किया, इससे निर्माण शुरू हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए राजस्थान, ये तो हुआ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण। अब राजस्थान के भौतिक प्रमुख उच्चावच व जलवायु के आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेश। मान लो ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, ये यहाँ से 2 भागों में है, ये है, इसको बोलेंगे हम लोग पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान का ये भाग है नंबर 1, कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थल। ये जो भाग है ये कौन सा है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ये नंबर 2 हो गया। ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, पूर्वी मैदान। और ये जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे हम दक्षिण पूर्वी पठार, या इसका दूसरा नाम है हाड़ौती का पठार। ये 4 नंबर राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय प्रायद्वीप के कौन कौन से भाग है, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार, ये दोनों किसके भाग है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के। और जबकि पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल ये दोनों ही किसके भाग माने जाते हैं, उत्तरी पूर्वी गंगा जो मैदान है इस मैदान के दोनों के भाग माना जाता है। ये तो हम भारत के सापेक्ष में देखेंगे, जिसके बारे में अभी अब आगे और पढ़ेंगे। तो ये 4 भौतिक प्रदेश होते हैं राजस्थान के। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इनका देखते हैं निर्माण के आधार पर इनका क्रम क्या रहता है। काफ़ी बार इनके निर्माण के आधार पर भी क्रम जो है पूछा जा सकता है। निर्माण के आधार पर इनका क्रम है, सबसे पहले है अरावली पर्वतमाला, जिसका जो निर्माण है वो कब हुआ, आद्य महाकल्प में। नंबर 2
हाड़ौती का पठार, जिसको दक्षिण पूर्व पठार भी कहा जाता है, इसका निर्माण कब हुआ? मध्यजीवी महाकल्प में। नंबर 3, तीसरा निर्माण हुआ पूर्वी मैदान का, और इसका निर्माण किस में हुआ? नवजीवी महाकल्प में। और नंबर 4, पश्चिमी मरुस्थल, इसका निर्माण कब हुआ? नवजीवी महाकल्प में। तो निर्माण के आधार पर हम देखेंगे, सबसे पहले अरावली पर्वतमाला के निर्माण हुआ। क्रम ध्यान रखना, आरएस में इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि निर्माण के आधार पर जो है इनका क्रम कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला, दूसरा हाड़ौती का पठार, तीसरा पूर्वी मैदान, और चौथा है पश्चिमी मरुस्थल। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? ऐसे भी समझा जा सकता है। अभी हमने बात की थी जब दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जब दोनों चट्टानें आपस में मिली तो किसका निर्माण हुआ? पर्वत का। कौन सी पर्वत? अरावली वाला क्षेत्र, ठीक है। इसका निर्माण हुआ समय के साथ, जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो जो ऊपर से पर्वतीय क्षेत्र था वो आगे जाकर के ऊपर से समतल हो गया, तो इसका क्या नाम दे दिया गया? पठार। और राजस्थान में कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। पर्वत किस में बदल गया? ऊपर से जब समतल हो गया तो क्या बन गया वहाँ पर? पठार। पठार जब समतल हो गया पूर्ण रूप से तो वो क्या बन गया? मैदान। कौन सा मैदान? पूर्वी मैदान, ठीक है। और मैदान जब यहाँ पर जो है बलुई मिट्टी ज़्यादा हो गई, यानी अनुपजाऊ होने लग गया, मरुस्थल की जो है संभावना ज़्यादा होने लग गई, मरुस्थल की संभावना ज़्यादा होने की वजह से ये क्या किस में बदल गया? मरुस्थल में, जो कि हमारा है पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखेंगे, सबसे पहले अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, पर्वतों से नंबर 2 पे पठार बने, पठार से मैदान बने, और मैदान से मरुस्थल बने। तो आप इनके जो इस क्रम में भी आप इनको याद रख सकते हो, और इस क्रम में भी आप याद रख सकते हो कि किसका निर्माण कब हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो यहाँ तक आपने देखा कि राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश होते हैं और कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का कब कब कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ था। अब राजस्थान के एक भौतिक प्रदेशों का हम जो है अध्ययन करेंगे। पहला भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। जैसे कि राजस्थान का आपने मैप देखा होगा, ये राजस्थान का मैप है, तो इसमें ये जो भाग है ये सारा सारा किस में आता है? पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। यहाँ जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? पाकिस्तान की। तो सबसे पहले हम विश्व के सापेक्ष में देखें कि विश्व के सापेक्ष में मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थल है वो किसका भाग है। तो आपने अगर विश्व का मैप देखा होगा तो यहाँ पर जो है अफ्रीका है, यहाँ पे अरब कंट्रीज है, और यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की ये है। अगर आप मैप देखोगे तो ये एशिया का भाग आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे अफ्रीका आएगा। तो यहाँ अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। नंबर 2, यहाँ पे जो मरुस्थल है उसको क्या बोला जाता है? अरब मरुस्थल। और जो यहाँ भारत में जो यहाँ पर मरुस्थल है उसको क्या वो कहा जाता है? थार का मरुस्थल। तो विश्व सापेक्ष में अगर देखें तो सहारा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल और ये तीनों ये एक ही जोन में है यहाँ पे। तो इसको जो है संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ग्रेट पोलियार्टिक। ग्रेट पोलियार्टिक कहा जाता है इसको। किसका भाग है ये? ग्रेट पोलियार्टिक का भाग है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए
कि थार का मरुस्थल किसका भाग है और उसमें ये सारे ऑप्शन हो, उसमें ग्रेट पोलियार्टिक हो, तो आपको ग्रेट पोलियार्टिक करना है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि उसमें थार के मरुस्थल में ग्रेट पोलियार्टिक न डाल करके और सहारा मरुस्थल का एग्जाम्पल दिया हुआ हो। तो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। तो जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसको अन्य मरुस्थल उसके भाग माने गए हैं। तो राजस्थान के जो राजस्थान का पश्चिम मरुस्थल है, जो थार मरुस्थल का भाग है, इसको किसका भाग माना जाता है? सहारा मरुस्थल का। तो जब ग्रेट पोलियार्टिक ना हो तो आपको सहारा मरुस्थल करना है, और अगर सहारा मरुस्थल और ग्रेट पोलियार्टिक दोनों हो तब आपको ग्रेट पोलियार्टिक का करना है। तो विश्व के अगर सापेक्ष में हम देखें तो जो ये थार का मरुस्थल है ये किसका जो है भाग है? ग्रेट पोलियार्टिक का। एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए जी, अब देखते हैं हम राजस्थान के सापेक्ष में, भारत के सापेक्ष में। अगर भारत के नक्शे की अगर हम बात करें ये जो भाग है ये पूरा का पूरा किसका भाग है? ये जो क्षेत्र है इसमें कौन सा है? ये थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। ये भारत के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा कौन सा है? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में देखो यहां पर कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल का क्या नाम है? इसका नाम है चेलिस्तान। पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? चेलिस्तान कहा जाता है, चेलिस्तान का मरुस्थल। यानी कि ये पाकिस्तान में चेलिस्तान कहा जाता है, जबकि भारत में इसको किसके नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भारत में किन किन राज्यों में इसका फैलाव, अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर लगभग 4 राज्य ऐसे हैं: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इन 4 राज्यों में मिलकर के पूरे थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत? 60% भाग है थार के मरुस्थल का किस में पाया जाता है? भारत में। और 40% भाग किस में पाया जाता है? पाकिस्तान में। थार के मरुस्थल का 40% भाग आपको किस में देखने को मिलेगा? पाकिस्तान के अंदर। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, भारत के इन 4 राज्यों में मरुस्थल का कितना भाग देखने को मिलता है? 60%। तो भारत के सापेक्ष में हम देखेंगे तो ये किन 4 राज्यों में है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों में थार के मरुस्थल का 60% भाग है वो स्थित है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब थार के पश्चिमी जो मरुस्थल है, अब हम पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल में अवशेष किसके मिलते हैं? किसका अवशेष है ये? सॉरी, किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। अब टेथिस सागर के अवशेष होना किस बात की प्रमाणिकता है कि भाई ये टेथिस सागर का ये अवशेष है? पहली चीज़ है, आप देखोगे इसके अंदर थार के पश्चिमी मरुस्थल में खारे पानी की झीलें मिलेगी आपको, बीकानेर, बाड़मेर इस क्षेत्र में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इस क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे समुद्री वनस्पति आकल जैसलमेर के अंदर मरु उद्यान है, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर कोयले के भंडार है। कैसे? जैसे कि हमने अभी पहले बात की थी, जो नदियां हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो नदियां आकर किसमें गिरती थी? इसमें टेथिस सागर में। और टेथिस सागर जब दब गया था तो जो वनस्पति थी वो दबने की वजह से किसमें बदल गई? कोयले के अंदर। और जो जीव जंतु आते थे उससे क्या बन गया था? पेट्रोलियम भंडार। ये 4 ऐसे प्रमाण है, ये 4 प्रमाण है ऐसे जो क्या बताते हैं कि थार का मरुस्थल जो है यानी कि पश्चिमी मरुस्थल है वो किसके अवशेष है? टेथिस सागर के अवशेष है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
चलिए जी, अब हमने विश्व के सापेक्ष में पढ़ लिया, भारत के सापेक्ष में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं राजस्थान के सापेक्ष में कि थार मरुस्थल क्या है। राजस्थान के अगर आप मैप बनाएंगे तो ये मैप रहेगा राजस्थान का। तो ये जो भाग है ये पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी मरुस्थल। अब ये पश्चिम मरुस्थल है, राजस्थान में पश्चिम मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। आपको कम ज़्यादा यहाँ पे 400-500 वैसे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान के अंदर पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना, पश्चिमी मरुस्थल का राजस्थान में क्षेत्रफल है, जो कि कितना है 61.11%। कितना है 61.11%। फिर है कि मरुस्थल का कितना प्रतिशत है, कितना क्षेत्रफल है राजस्थान में, मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। देखो दो चीज़ अलग अलग बताई है मैंने, पश्चिम मरुस्थल का क्षेत्रफल और मरुस्थल का। पश्चिम मरुस्थल का क्षेत्रफल इस आधार पर है कि यहाँ पर 2,09,000 जो मैंने बताए, इसके अंदर जो अरावली का कुछ भाग भी है, कुछ मैदानी क्षेत्र का भी भाग है। लेकिन एग्जैक्ट अगर हम मरुस्थल की बात करें, जहाँ पर ना पठारी भाग हो, ना मैदानी भाग हो, ना पर्वतीय भाग हो, एग्जैक्ट अगर मरुस्थल की बात करते हैं ना, तब ये है, जो कि लगभग कितने प्रतिशत है, 52%। कई लोग 58 का भी बोलते हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट जो चल रहा है वो चल रहा है 52%। जो मरुस्थलीय भाग है वो 52% है। अगर हम बात करें पश्चिमी मरुस्थल की, तब ये जो है 61.11% है, जो कि संपूर्ण मरुस्थल का है। राजस्थान में इस मरुस्थल का जो है 61.11% है, वो राजस्थान के अंदर स्थित है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, अब इसी में आगे देखते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई, जो अगर हम बात करें तो लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई इस आधार पर देख सकते हैं, लंबाई कितनी है 640 किलोमीटर। थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है 640। और चौड़ाई की अगर हम बात करें, थार के मरुस्थल की चौड़ाई वो कितनी है 300 किलोमीटर। और आप ऊंचाई की अगर बात करते हैं हम लोग, ऊंचाई कितनी है 200 से 300 मीटर औसत ऊंचाई है ये, जिसको आप बोल सकते हो औसत ऊंचाई। तो थार के मरुस्थल की जो लंबाई है वो कितनी है राजस्थान में 640 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी है 300 किलोमीटर। और अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी है 200 से 300 मीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब एक चीज़ और, मरुस्थल का ढाल किस तरफ है। तो मरुस्थल का ढाल आपको किस से देखने मिलेगा, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिमी, यानी कि जो ढाल है वो इस तरफ से देखने को मिलेगा, इस तरफ से। क्यों, देख कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग, आपने देखा होगा घग्गर नदी है वो भी ऊपर से इस तरफ आती है, लूणी नदी है वो भी इस तरफ जाती है। तो हमेशा नदी का बहाव किस तरफ होगा, उच्च भाग से निम्न भाग की ओर उच्च जो भाव होता है। तो आप देखेंगे ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका जो ढलान है वो ढलान किस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी। जो मरुस्थल का जो ढलान है वो किस तरफ रहेगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढलान है। ये बीच में अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से इस तरफ की नदी आपने देखा होगा इस तरफ जाती है सारी की सारी, और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो इस तरफ जाती है। इसका मतलब इसका ढलान किस तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ वो इसका ढलान है। तो ये इसके ढलान रहा। फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। अब आगे हम पढ़ते हैं विशेषताएं, पश्चिम मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, कुल क्षेत्रफल कितना है
61.11%, जो अभी आपने 2,90,000 देखा था। नेक्स्ट, कुल जनसंख्या कितने निवास करती है इसमें? 61% भूभाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है इसमें? 40%। नंबर 3, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, विविधता वाला मरुस्थल, ठीक है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है, इसलिए डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने इसको क्या नाम दिया है? रुक्ष प्रदेश नाम दिया है इसको। किसने? डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने इसको क्या नाम दिया है? रुक्ष प्रदेश का नाम दिया है। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र वाला मरुस्थल, मरुस्थल। नंबर 5, वनस्पति कौन सी होती है इसमें? वनस्पति कौन सी इसमें? मरुदभिद या कांटेदार, या इसको जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। मरुदभिद बोल दो, कांटेदार बोल दो, या इसको जीरोफाइट्स भी बोला जाता है। नंबर 6, मिट्टी। इसकी मिट्टी कौन सी होती है? बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी पाई जाती है इस मरुस्थल के अंदर। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी इसमें पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अब यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो कौन सी? चक्रीय कृषि की जाती है। चक्रीय कृषि कौन सी? जिसमें फसलों को बदल बदल के जो है उगाया जाता है। बदल बदल के क्यों उगाया जाता है? रेतीली मिट्टी है जिसके अंदर उपजाऊपन कम है, और उपजाऊपन कम होने का कारण क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा कम होना। और नाइट्रोजन किससे बढ़ेगा? जो है 2001 से इसमें जो कृषि की जाती है, जो प्रमुखता है वो बाजरा है, और बाजरा के अलावा इसमें जो है अन्य कौन कौन सी, जिसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे कि मोठ है, मूंग है, उड़द है। ये कुछ दलहन फसलें हैं जिनको इनके साथ में चक्रीय रूप से एक बार बदल करके लगाया जाता है, जिससे कि जो है मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो वापस नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से उपजाऊपन आ जाता है, और जिससे कि वापस अन्य फसलें उस पर उत्पादित की जा सकती थी। इसलिए यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो कौन सी की जाती है? चक्रीय कृषि की जाती है। अब हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थल, दो भागों में बंटा हुआ है। पश्चिमी मरुस्थल कितने भागों में बंटा हुआ है? दो भागों में। पहला है शुष्क मरुस्थल, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। जलवायु के आधार पे हम देख सकते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क मरुस्थल जिसमें वर्षा कितनी रहेगी? 0 से 25 सेंटीमीटर क्या रहेगी? वर्षा। अर्ध शुष्क में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, अब ये जो दो वर्षाएं हैं इसमें देखो दो चीज़ याद रखना, दो वर्षा रेखाएं लिखा रहा हूं मैं। पहली कौन सी है? 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है किसको दो भागों में बांटती है? पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। किसको? पश्चिमी मरुस्थल को। ठीक है, दूसरी ध्यान रखना, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किसको?
राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों में कौन सी वर्षा रेखा विभाजित करती है? ये मान लो कि ये राजस्थान है, ये जो वर्षा रेखा है ये कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो क्या करती है? किसको दो भागों में बांटती है? राजस्थान को, राजस्थान के दो भागों में बांटती है, ठीक है। जबकि ये जो वर्षा रेखा है ये कौन सी है? ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो किसको बांटती है? पश्चिमी मरुस्थल के दो भाग करती है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर किसको दो भागों में बांटती है? पश्चिमी मरुस्थल को। और 50 सेंटीमीटर है वो किसको दो भागों में बांटती है? राजस्थान को दो भागों में बांटती है, ठीक है। ये लिख लिया आपने। इस क्षेत्र को राठी प्रदेश कहा जाता है, राठी प्रदेश भी कहा जाता है, और इसको बांगड़ प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल या दूसरा नाम इसका लिख सकते हो महान मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल या दूसरा कौन सा? इसको महान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थल के बारे में। सबसे पहले पश्चिम मरुस्थल का पहला भाग है शुष्क मरुस्थल। तो पहले ही भाग हम पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थल के बारे में। शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल, या इसका तीसरा नाम क्या है? राठी प्रदेश। ये तीनों किसके नाम है? इसी के ही। इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं हम लोग। एक तो बालू का स्तूप युक्त, और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त या विहीन। एक तो वो क्षेत्र जहाँ पर क्या हो? बालू का स्तूप हो, और एक वो क्षेत्र जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं हो। इसको भी हम कितने भागों में बांट लिए? दो भागों में हम इसको बांट लेते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र यानी कि वह क्षेत्र जहाँ बालू का स्तूप न हो, जबकि पथरीला मरुस्थल हो। कौन सा मरुस्थल? पथरीला मरुस्थल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हमादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। जहाँ पे ये मरुस्थल जो है पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जहाँ बालू का स्तूप नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। और ये हमादा ज़्यादातर कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? इसके प्रमुख कौन कौन से हैं? जैसलमेर पोखरण के अंदर, दूसरा है बाड़मेर। बाड़मेर कौन कौन सा? जैसलमेर की अगर हम बात करें तो लोद्रवा, बाड़मेर में बालोतरा, और जोधपुर। जोधपुर में है फलोदी। ये जो क्षेत्र है जो कि क्या है? बालू का स्तूप मुक्त यानी कि विहीन क्षेत्र है। जहाँ पर अगर पथरीला मरुस्थल है उसको हम क्या क्या कहते हैं? हमादा। क्या बोलेंगे उसको? हमादा। जो मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो पवन के द्वारा मिट्टी का
निक्षेपण द्वारा बनी रेतीली आकृति को बालू का स्तूप यानी कि रेत के टीले कहा जाता है। जो मिट्टी के पवन चलेगी, पवन अपने साथ किसको लाएगी? मिट्टी को। मिट्टी से क्या होगा? निक्षेपण, और निक्षेपण से किसका निर्माण होगा? बालू का स्तूप का। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट से। जब उसका डिपॉजिट होगा, निक्षेपण होगा, तब किसका निर्माण होगा? बालू का स्तूप का। ठीक है। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर है? सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है हमें? जैसलमेर के अंदर। ठीक है। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? जोधपुर के अंदर। सभी प्रकार के जो है बालू का स्तूप कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? जोधपुर के अंदर। तो ये जो सर्वाधिक बालू का स्तूप जो क्षेत्र है वो कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर जो है एक जगह का नाम है, मैं इस तरफ यहाँ लिख देता हूँ, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर एक है नाचना गांव। नाचना गांव जिसको क्या कहा जाता है? मरुस्थल का मार्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो है मिट्टी है, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ज़्यादा बदलाव होता है। रेत के टीलों बालू का स्तूपों में ज़्यादा बदलाव होता है, इसलिए कहा जाता है कि इससे जो है बालू का स्तूपों का या मिट्टी का या मरुस्थल का बढ़ना भी कहा जाता है। तो उस बढ़ने के आधार पर जो है ये ध्यान रखें आप लोग कि राजस्थान का मार्च किसे का, मरुस्थल का मार्च किसको कहा जाता है? नाचना गाँव, जैसलमेर को। तो आज हमने पढ़ा कि मरुस्थल जो है हमारे राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है, कौन कितने भागों में बंटे हुए हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। फिर हम पढ़े थे पश्चिमी मरुस्थल के बारे में कि पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, कितने भागों में ये बंटा हुआ है। दो अलग अलग भागों में हमने शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ा। शुष्क मरुस्थल को भी हमने दो भागों में पढ़ा है, एक बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। वो क्षेत्र जहाँ पे बालू का स्तूप ना हो, पथरीला जो मरुस्थल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हमादा कहा जाता है। जो हमें ज़्यादातर जैसलमेर के जो पोखरण है, जहाँ पे रामगढ़ लोधरवा है, वहाँ पे देखने को मिलता है। बाड़मेर का जो बालोतरा है या धोब जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमें जो है ये देखने को मिलते हैं बालू का वेन। और जोधपुर के अंदर आपको फलोदी के अंदर जो है बालू का स्तूप वेन है, वो क्षेत्र देखने को मिलेंगे। दूसरा है बालू का स्तूप जो है युक्त क्षेत्र, पवन के द्वारा यानी कि हवा से जो मिट्टी का निक्षेपण डिपॉजिट करके जो रेत के जो टिल्ले बनाए जाते हैं, यानी रेत की जो आकृति बनती है, उसको हम बोलते हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप ज़्यादातर जो सर्वाधिक हमें देखने को मिलते हैं वो जैसलमेर के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन सभी प्रकार के, अब इसके प्रकार कौन कौन से? अब यहाँ पे अभी एक चीज़ पढ़ी हमने कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जोधपुर में। तो कितने प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसलमेर के अंदर नाचना गांव है, जहां जिसको हम क्या कहते हैं? मरुस्थल का मार्च। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा जो है जो अलग अलग जो बालू का स्तूपों का स्थानांतरण होता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मरुस्थल का मार्च। जिसकी वजह से जो मान लो एक रेत का टिल्ला यहाँ पर है, जो कि दूसरे कुछ समय बाद में यहाँ देखने को मिलेगा, यानी हवा के साथ ये क्या हो जाता है? अपनी जगह चेंज कर लेता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? मरुस्थल का मार्च कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे ज़्यादा जो नई नई जानकारियाँ हैं, नए सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। राजस्थान भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट कवर कराए जाएंगे। धन्यवाद।